हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स को डिस्कस करूंगा जो इस बुल मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जब निफ्टी ऑल टाइम हाई को तोड़कर ऊपर जा चुका है, लेकिन वो स्टॉक फिर भी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल हैं। इस बुल मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, अपने स्पॉट पर अवेलेबल हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। मेरी कोई भी वीडियो किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं देती है, ना ही मैं कोई कॉल टिप वगैरह आपको देता हूं। तो आप किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। लेकिन दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा, मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही बिलीव करता हूं। देखिए दोस्तों, अगर मैं अपनी बताऊं तो मैं मार्केट में किसी उद्देश्य से आया हूं। मुझे लगा कि इक्विटी में जो है रिटर्न्स काफ़ी अच्छे बनते हैं, तो मैं इक्विटी में सिर्फ इसीलिए इन्वेस्टेड हूं क्योंकि मुझे बड़े रिटर्न्स चाहिए। मैं 5, 7, 10, 15, 20% के लिए मार्केट में नहीं आया हूं। अगर मैं अपनी बताऊं तो मैं 100, 200, 400, 500, 700, 800 यानी बड़े रिटर्न्स के लिए मार्केट में आया हूं। तो जो है मेरा मकसद सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूं वो सारे लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए ही बनाता हूं। किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग, एफएनओ, इंट्राडे, पोजिशनल स्विंग, किसी भी प्रकार के ट्रेडिंग को ना तो मैं प्रमोट करता हूं और ना ही मैं खुद करना पसंद करता हूं। क्योंकि देखिए दोस्तों, ट्रेडिंग से चाय पानी का खर्चा तो चल सकता है, लेकिन अगर आपको मोटा पैसा बनाना है तो वो ट्रेडिंग से नहीं बनेगा। वो बनेगा सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को होल्ड करके, प्रमोटर की तरह होल्ड करने से ही पैसा बनेगा। अगर आपको मोटा पैसा बनाना है तो मैं तो किसी मकसद को लेकर मार्केट में आया हूं। जब तक वो मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाएगा मैं अच्छी कंपनीज को पकड़ के बैठने वाला हूं। बिल्कुल भी जो है, अगर कंपनी में कोई इंटरनल प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई चोरी चपाटी वगैरह, कोई न्यूज़ वगैरह या कोई जैसे ग्रोथ में कोई कमी, कुछ ऐसा नज़र मुझे नहीं आता है, तब तक मैं उस कंपनी में इन्वेस्टेड रहूँगा, उसके ऊपर सवार रहूँगा। तब तक मैं उसको ना ही सेल करूँगा ना ही प्रॉफिट बुक करूँगा। तो मेरा यही टारगेट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, और इसी टारगेट को ध्यान में रखते हुए मेरे सारे वीडियोस मैं बनाता हूं। तो किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग के लिए मैं आपको ना तो प्रमोट करूंगा और ना ही आपके किसी भी फाइनेंशियल लॉस और गेन के लिए मैं जिम्मेदार हूंगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं मार्केट को। तो अगर मार्केट की बात की जाए तो देखिए दोस्तों, मार्केट जो है अपने ऑल टाइम हाई को तोड़कर ऊपर जा चुका है। अगर बात की जाए तो देखिए दोस्तों, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, तो अगर इस ट्रेंड लाइन की मैं बात करूं तो ये ट्रेंड लाइन जो है ये यहाँ पर आकर मिलती है। अगर मैं बात करूं तो अभी जो है ये अपनी मार्केट की बात की जाए तो ट्रेंड लाइन के बिल्कुल ऊपर हिट किया है मार्केट ने। तो अगर मैं बात करूं तो हो सकता है, देखिए दोस्तों, जो पावेल जी की कमेंट्री है, अगर उनकी दोबारा से जो कमेंट्री आई उसकी बात की जाए तो उसमें उन्होंने जो है रेट हाइक दो, देखिए तो बच्चे को पता चल चुका है कि 2 रेट हाइक होने ही होने हैं। तो देखिए दोस्तों, जब तक रेट कट स्टार्ट होगा तब तक आपको मार्केट यहाँ नज़र नहीं आएगा। बाजार जो है फ्यूचर को देख कर ही चलता है, बाजार फ्यूचर को पहले ही प्रिडिक्ट कर लेता है। तो देखिए दोस्तों, जब रेट कट स्टार्ट होगा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं तभी इन्वेस्टमेंट करूंगा जब रेट कट स्टार्ट होगा, तो तब तक आपको मार्केट यहां पर नहीं मिलेगा या आपके स्टॉक्स या इस लेवल पर नहीं मिलेंगे। जिस लेवल पर आज अवेलेबल हैं वो स्टॉक अपने लेवल से काफ़ी ऊपर पहले ही जा चुके होंगे, क्योंकि मार्केट जो है फ्यूचर को देखकर ही चलता है। तो बच्चे को पता चल चुका है कि 2 रेट हाइक मैक्स टू मैक्स होने हैं। उसके बाद जो है रेट कट स्टार्ट हो सकता है, थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है उसमें। तो ऊपर से रसिया यूक्रेन का जो वार है, तो देखिए दोस्तों, छोटी मोटी बातों का बतंगड़ बनाकर पेश किया जा रहा है, कोई मतलब नहीं है एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको इन बातों पर ध्यान देने का। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे यूट्यूबर आपको जो है ये न्यूज़ वो न्यूज़, तरह तरह की न्यूज़ दिखाकर डरा धमका रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए ना तो कोई न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, ये सारी शॉर्ट टर्म की चीज़ें हैं, शॉर्ट टर्म की वॉलेटिलिटी है, इससे आपको घबराना नहीं चाहिए। जो भी इस तरह के मौके, अगर इन XYZ कुछ भी रीजन की वजह से आपको बाई करने के मौके मिल रहे हैं तो आपको उन मौकों का फायदा उठाना चाहिए, बाई ऑन डिप करनी चाहिए। अच्छी कंपनीज, केवल और केवल अच्छी कंपनीज, मार्केट लीडर कंपनीज, वेल नोन कंपनीज के साथ ही आपको जाना चाहिए और उन्हीं में आपको बाई ऑन डिप चालू रखनी चाहिए। किसी भी प्रकार के जो है
कोई भी गलत न्यूज़, कोई भी कुछ भी आपके सामने कोई भी खतरनाक न्यूज़ कोई आती है तो आपको एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए, आपको जो है बिलीव रखना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, उसके लिए जो है आपको अपनी कंपनी, अपनी जो होल्डिंग्स है उसके बिजनेस की समझ अच्छे से होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इन्वेस्टिंग दो प्रकार की होती है, एक फंडामेंटल इन्वेस्टिंग, दूसरा जो है मोमेंटम इन्वेस्टिंग। तो देखिए दोस्तों, जिन लोगों को फंडामेंटल्स की समझ नहीं होती वो क्या करते हैं, प्राइस को चेज करने की कोशिश करते हैं, प्राइस एक्शन को चेज करते हैं, मोमेंटम इन्वेस्टिंग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, उनको रिटर्न्स इतने नहीं मिल पाते और वो जो है अपर लेवल पे ट्रैप भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम फंडामेंटल इन्वेस्टिंग करते हैं, हमें कंपनी के फंडामेंटल्स की समझ अच्छे से है, तो देखिए दोस्तों, अगर आपको मोटा पैसा बनाना है, अच्छा रिटर्न्स कमाना है, तो आपको जो है कंपनी के बिजनेस को अच्छे से समझना चाहिए, कंपनी के फंडामेंटल्स को अच्छे से समझना चाहिए। आपको कंपनी की बैलेंस शीट, कैश फ्लोज, प्रमोटर होल्डिंग, शेयर होल्डिंग पैटर्न, सब कुछ आपको जो है अच्छे से देखना आना चाहिए, खुद देखना आना चाहिए, किसी यूट्यूबर पर डिपेंडेंट आपको नहीं होना चाहिए। अगर आपको मोटा पैसा बनाना है तो इसको कहते हैं दोस्तों फंडामेंटल इन्वेस्टिंग। तो फंडामेंटल इन्वेस्टिंग पर फोकस कीजिए, ना कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग पर, तभी मोटा पैसा बनेगा। किसी भी प्रकार के कोई टेक्निकल्स, देखिए दोस्तों, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ना तो टेक्निकल्स इंपॉर्टेंट है, ना ही कोई न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। हाँ, इंपॉर्टेंट है जो कंपनी के जो रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं, जो क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, वाई ऑन वाई बेसिस पे जो रिजल्ट्स है वो इंपॉर्टेंट हैं। तो कंपनी के रिजल्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म में अगर शेयर प्राइस ऊपर जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी की अर्निंग्स की वजह से ही ऊपर जाता है। हो सकता है आपको याद होगा, बहुत सारे स्टॉक्स हैं हमारे सामने, ईज माई ट्रिप में तूफानी तेजी देखने को मिली थी न्यूज़ की वजह से। तो बहुत सारे स्टॉक्स आपके सामने होंगे जिनमें जो है न्यूज़ आ जाती है, तो जो डे ट्रेडर होते हैं, इंट्रा ट्रेडर होते हैं, वो उस न्यूज़ का जमकर फायदा उठाते हैं, काफ़ी ऊपर तक स्टॉक को लेकर जाते हैं, 8, 9, 10, 12%, 20% जितनी भी तेजी होती है, तो वो तेजी सस्टेन नहीं कर पाती है, फिर स्टॉक जो है वही वापस उसी लेवल पे आ जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो ये शॉर्ट टर्म की न्यूज़ होती है, ये जो है ट्रेडर, डे ट्रेडर जो होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको, आपके लिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको अपने काम पर फोकस करना चाहिए, आपको जो है अपने बिजनेस पर फोकस करना चाहिए ज़्यादा से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आप कमा सको और मार्केट में डिप्लॉय कर सको। तो ये सिर्फ जो न्यूज़ वगैरह यूट्यूबर, नोटी यूट्यूबर जो हैं, ये तरह तरह की न्यूज़ आपको दिखाते हैं, ये सिर्फ अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपना चैनल चलाने के लिए, अपने जो है पैसे कमाने के लिए यूट्यूब से, उनका टारगेट कोई मतलब नहीं है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर से। उनको सिर्फ अपने व्यूज़ कमाने हैं, अपना चैनल चलाना है, अपनी रोजी रोटी चलानी है, बाकी उनको कोई मतलब नहीं है। तो देखिए दोस्तों, आपको जो है, आप एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अच्छे स्टॉक्स, पीसफुल पोर्टफोलियो, बिल्कुल शांतिपूर्ण, टेंशन फ्री पोर्टफोलियो आपको बनाना चाहिए। केवल मार्केट लीडर, कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक्स पर ही आपको फोकस करना चाहिए। वेल नोन कंपनीज के साथ आपको जाना चाहिए, ताकि आपकी नींद खराब ना हो, आप अपने काम पे फोकस कर पाएं, आप अपने बिजनेस पे फोकस कर पाएं। तो देखिए दोस्तों, हम म्यूचुअल फंड्स को छोड़कर डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये भी कोई कम बात नहीं है, तो ये भी बहुत बड़ी आप बात हो जाती है। तो आपको मोस्टली जो है रिस्की स्टॉक्स की बजाय कंसिस्टेंट कंपाउंडर, वेल नोन मार्केट लीडर स्टॉक्स के साथ, मार्केट लीडर कंपनीज के साथ ही जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर मार्केट की बात करूँ तो मार्केट ने जो है अपने यहाँ पर जो ये ट्रेंड लाइन है इसको टच कर दिया है। तो हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन को टच करके मार्केट नीचे गिरावट शो करे, क्योंकि देखिए पिछले ट्रेडिंग सेशन में जो अगर डो जोन्स यानी यूएस मार्केट की बात की जाए, डो जोन, नैस्डैक, S&P 500, तो उनकी बात की जाए तो उनमें गिरावट देखने को मिली थी। तो अगर इंडियन मार्केट की बात की जाए तो हो सकता है कि कल जो है फ्राइडे को इंडियन मार्केट में भी गिरावट देखने को मिले। तो ये सारी शॉर्ट टर्म की चीज़ें हैं। वैसे भी आपको मार्केट पर, निफ्टी पर फोकस नहीं करना चाहिए, आपको सिर्फ अपने स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए। जिन स्टॉक्स को आप बाय करना चाहते हो, जिनमें आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हो, सिर्फ उन स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए। बाकी मार्केट कहीं भी जाए, कहीं भी ऊपर जाए, नीचे जाए, आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, वीडियो आपको समझाने के चक्कर में ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है, तो क्विकली डिस्कस करेंगे हम स्टॉक्स को। देखिए दोस्तों, सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करूंगा जिसका नाम है SRF। तो देखिए दोस्तों, इन स्टॉक्स को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन नए सब्सक्राइबर जुड़ते हैं तो उनको अभी थोड़ा बहुत ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है।
तो देखिए दोस्तों, वैसे तो काफ़ी सारे स्टॉक्स जो है अपना सपोर्ट लेवल छोड़कर काफ़ी ऊपर ऊपर जा चुके हैं, लेकिन अगर एसआरएफ की बात की जाए, ये जो स्टॉक्स मैं सारे डिस्कस करूंगा, तो सबसे पहले मैं इनका जो है आरएसआई आपको दिखा देता हूं। हालांकि आरएसआई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आरएसआई एक बार देख लिया जाए बाय करने से पहले तो थोड़ा ठीक रहता है। तो अगर आरएसआई की बात करें तो 50 के नीचे आ चुका है। अगर हम बात करें डेली चार्ट की, तो डेली चार्ट है, इसमें आरएसआई की बात करें तो आरएसआई आपको जो है पिछले 3-4 दिन से पीछे अगर देखें हम पीछे, तो 50 से ऊपर था इसका आरएसआई, लेकिन अभी कुछ दिनों से जो है आरएसआई 50 के नीचे आ चुका है। तो देखिए दोस्तों, जो है हम कोई भी स्टॉक, हम रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, कोई भी स्टॉक जब गिरने लगता है तो हम उसको लेकर काफ़ी बेरिश हो जाते हैं, और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा। अभी जो है कुछ यूट्यूबर्स आपको ये लेवल दिखा रहे होंगे, जो ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है। मैं आरएसआई को हटा देता हूँ, तो ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी, तो इसका जो लेवल है ये 2150 के आसपास का आपको दिखाई देगा। तो देखिए दोस्तों, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमें जो है थोड़ा थोड़ा माल हर स्पॉट पे उठाना चाहिए। मैं अपने हर वीडियो में यही कहता हूं। तो बार बार ये जो स्टॉक है एसआरएफ का, वो 2300 पे आकर सपोर्ट ले रहा है। अगर 2299 पे आया था, अगर कल के लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात की जाए, तो फिर 2300 पे सपोर्ट लेकर बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, जब एक स्टॉक जो है हर रोज 2300 को टच करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, 2300 पे सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, तो क्यों ना कुछ क्वांटिटीज 2300 पे ही उठा ली जाए। ना कसम खा के नहीं बैठना चाहिए कि मैं जो है 2150 आएगा तभी खरीदूंगा, उससे पहले मैं खरीदूंगा ही नहीं। तो हमें ये कसम नहीं खानी चाहिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, एसआरएफ जैसी कंपनी का अगर बीएससी का चार्ट आप उठाकर देखोगे, तो दुनिया में सबसे ज्यादा रिटर्न्स जो है वो एसआरएफ ने ही कमा कर दिए हैं सिंस लिस्टिंग से आज तक। और केमिकल इंडस्ट्री की बात की जाए तो केमिकल इंडस्ट्री में भी सबसे ज्यादा रिटर्न्स एसआरएफ ने ही कमा कर दिए। तो क्या दोस्तों ये आगे पोटेंशियल नहीं रखता है? रखता है, बिल्कुल रखता है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो केमिकल सेगमेंट है मात्र 40% का रेवेन्यू उससे आता है, और तब भी जो है मार्केट की एक्सपेक्टेशन को अच्छे से बीट कर रहा है, अच्छा रिजल्ट पब्लिश कर रही है कंपनी। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर ये स्टॉक इसका जो है जो पैकेजिंग फिल्म का बिजनेस है, जिससे 43% का रेवेन्यू प्राप्त होता है, अगर वो भी अच्छा परफॉर्म करने लग जाएगा, तो कंपनी जो है पास्ट की तरह काफ़ी अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड करने में सक्षम होगी। तो देखिए दोस्तों, एक ब्लू चिप स्टॉक कहा जा सकता है इसको। 68,000 के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। तो एक अगर ब्लू चिप कंपनी आपको एक माइक्रो कैप कंपनी की तरह मल्टीबैगर रिटर्न्स आपको दे रही है, तो इसमें आपकी कैपिटल सेफ्टी भी है, मोटा इन्वेस्टमेंट भी किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप बात करो तो 20% का डिस्काउंट अभी अवेलेबल है। तो अगर मार्केट कंडीशन की बात की जाए तो इस 20% को आप 30-35% मानकर चल सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल एंट्री लेने का बिल्कुल अच्छा टाइम है। और अगर मेरी पर्सनल राय आप पूछो, तो मेरे हिसाब से तो जितनी एलोकेशन आप देना चाहते हो उसका 50% एलोकेशन आप इस लेवल पर दे सकते हो, क्योंकि मुझे पर्सनली नहीं लगता कि ये 2250 से नीचे जाएगा। मैक्सिमम हो सकता है कि 50 रुपए नीचे फिसल सकता है यहाँ से 2250, लेकिन इस 2150 की उम्मीद मुझे बिल्कुल भी नहीं है, ना मुझे 2200 की उम्मीद है। हो सकता है थोड़ा बहुत कि 2250 तक फिसल सकता है 50 रुपए, तो वो आप फिर जो है 50% जो एलोकेशन बच गया वो 2250 पर आप देख सकते हो। बाकी आप जो है अपने हिसाब से काम कर सकते हो। मैंने सिर्फ आपके साथ अपना जो है पर्सनल व्यू शेयर किया है। तो नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर नेक्स्ट स्टॉक की बात करूं तो नेक्स्ट स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान फूड्स। तो देखिए, ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट की बात की जाए तो 28% का डिस्काउंट ऑल टाइम हाई से अवेलेबल है। तो देखिए दोस्तों, जैसे एसआरएफ का मैंने बीएससी के चार्ट की बात की थी, अगर आप इसका भी बीएससी का चार्ट ओपन करके देखोगे तो इस कंपनी ने भी काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं सिंस लिस्टिंग से आज तक। तो देखिए दोस्तों, हालांकि इस कंपनी पे डेट है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग ज़्यादा है, थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ये है। और B2B कंपनी होने के बावजूद जो है काफ़ी हाई वैल्यूएशन, इसको 89-90 के आसपास की वैल्यूएशन जो एक B2C कंपनी को दी जाती है वो दे रखी है। तो देखिए दोस्तों, बाजार को हमसे ज़्यादा पता है। तो अगर इसके 5 ईयर के मीडियन PE की बात करोगे तो वो आपको 92 के आसपास नज़र आएगा। तो देखिए दोस्तों, बाजार को हमसे ज़्यादा पता है, तो यही सोचकर बाजार ने इसको हाई वैल्यूएशन दे रखी है।
क्योंकि कंपनी का बिजनेस काफ़ी दमदार कहा जा सकता है। तो ज़्यादा मैं बिजनेस के बारे में इस वीडियो में बात नहीं कर सकता। मैंने डिटेल्स में हिंदुस्तान फूड्स पे वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर मेरे चैनल पर चेक कर सकते हो कि हिंदुस्तान फूड्स के ना चलने का कारण उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है, काफ़ी डिटेल्स में इसका बिजनेस मैंने समझाया हुआ है। तो वही बातें बार बार रिपीट करके मैं अपना और आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन पर्पज से ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको सिर्फ जो है इनके लेवल्स पता चल सकें। तो देखिए, अगर RSI की इसकी मैं बात करूँ तो आपको जो है इसका RSI भी जो है 50 के नीचे ही नजर आएगा। RSI की जो ये स्टॉक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ लगभग 50 के नीचे RSI है, तो अच्छी बाइंग रेंज में अवेलेबल है, क्योंकि ये स्टॉक जो है इस बुल मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, जो नेक्स्ट जो रिजल्ट है वो Q1 का रिजल्ट है, और Q1 का रिजल्ट की अगर बात की जाए तो वो काफ़ी, जो स्टॉक्स भाग रहे हैं, जो अभी भाग रहे हैं, तो उनसे एक्सपेक्टेशन भी मार्केट ने उसी प्रकार की सेट कर रखी होगी। तो देखिए दोस्तों, अगर उनका रिजल्ट जरा सा भी इधर उधर होता है तो पिटाई होने के पूरे चांसेज हैं। तो अगर आप उन स्टॉक्स में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो नीचे के लेवल पर, तो अभी उनमें बाइंग ना करें, इन स्टॉक्स पर फोकस करें जो ये स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इन स्टॉक्स में मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा है। अगर Q1 का रिजल्ट थोड़ा इधर उधर भी होता है तो भी इनमें आपको ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। तो मैं दोस्तों आपको यही सजेस्ट करूंगा। देखिए, कोई रिकमेंडेशन कॉल टिप मैं नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे अपना पर्सनल व्यू आपके नॉलेज और एंटरटेनमेंट के लिए शेयर कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इन स्टॉक्स में अभी बाइंग करते हो, अच्छे लेवल पर, काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल है, तो इनमें आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छा मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। अगर इनका रिजल्ट थोड़ा सा इधर उधर भी होता है तो ये ऑलरेडी अपने स्पॉट पर ही अवेलेबल हैं, इनमें ज़्यादा गिरावट के चांसेस नहीं हैं। और Q1 का रिजल्ट जो है बिल्कुल पास में है, बिल्कुल नेक्स्ट है, तो इनमें आपको ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर SRF की बात की जाए तो SRF का जो डाउनफॉल की बात की जाए तो वो कब स्टार्ट हुआ था, जब जो है मई का महीना है उसका एक्सपोर्ट डेटा वीक आया था। तो उसका एक्सपोर्ट डेटा वीक आने की वजह से बाजार को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो है कंपनी का जो Q1 का रिजल्ट है वो इम्पैक्ट हो सकता है। तो शायद बाजार ठीक भी सोच रहा होगा, तभी तो इतने अच्छे भाव पे मिल रहा है आपको, नहीं तो ये भाव थोड़ी मिलता आपको। उसी प्रकार हिंदुस्तान फूड्स में है। हिंदुस्तान फूड्स का रिजल्ट तो हालांकि अच्छे, कंपनी जो है अपने हाई वैल्यूएशन को जो है जस्टिफाई करती है, लेकिन बाजार को कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा होगा कि जो है इसका रिजल्ट थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये ऑलरेडी नीचे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि अभी आपको उन स्टॉक से बचना चाहिए जो भाग रहे हैं, अपने स्पॉट को छोड़कर ऊपर जा चुके हैं, RSI 50 से ऊपर चल रहा है। उन स्टॉक्स में आपको बाइंग अवॉइड करनी चाहिए और इन स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए। तो इसके लेवल की अगर मैं छोटा सा थोड़ी सी डिस्कस करूं तो 536, 535, 534 पे ही घूम रहा है अभी। तो आपने लास्ट ट्रेडिंग डे शुक्रवार को, फ्राइडे को आपने देखा होगा, जो लास्ट मोमेंट थे मार्केट के, उनमें जो है ये स्टॉक एकदम से भागकर 540, 541 तक भी पहुंच गया था। अच्छी बाइंग एक बार आई थी, इनिशिएट की गई थी, तो लेकिन फिर वापस उसी लेवल पे आ गया। तो देखिए दोस्तों, किसी भी टाइम यहां से ब्रेकआउट दे सकता है, कभी भी भाग सकता है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बॉटम बन चुका है इस स्टॉक का। हाँ, SRF के बॉटम की मैंने बात की, 2250 फिसल सकता है, लेकिन मुझे इस पे उम्मीद नहीं है कि ये यहां से 5-10 रुपए भी फिसलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यही इसी लेवल पे 534 के लेवल पे ही बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है स्टॉक। बाकी देखिए दोस्तों, कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ना ही मेरे पास कोई ऐसा क्रिस का कंप्यूटर है कि मैं आपको देखकर बता दूं कि कहां तक गिरेगा। बाकी पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि यहां से नीचे जाने की उम्मीद मुझे तो नहीं है। आप अपनी बाइंग यहां पर कंप्लीट कर सकते हो, जितनी भी एलोकेशन देना चाहते हो। मेरे हिसाब से आप इसमें 5-7% की एलोकेशन इजीली दे सकते हो, 7 या 8% तक भी आप जा सकते हो। हाँ, हालांकि डेट है कंपनी पे, स्मॉल कैप कंपनी है, अगर डेट नहीं होता तो मैं आपको 10% भी कह सकता था कि 10% आप दे सकते हो। आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से काम कर सकते हो। अगर नेक्स्ट स्टॉक की बात करूं दोस्तों, तो नेक्स्ट स्टॉक का नाम है कैंपस एक्टिववियर। तो देखिए दोस्तों, अगर कैंपस की बात करूं तो 51% का डिस्काउंट ऑल टाइम हाई से अवेलेबल है। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करूं 312 रुपये तक फिसल चुका है ये, तो मैंने आपको बताया था ज़्यादा से ज़्यादा ये 304 या 5 रुपये तक फिसल सकता है। तो कोई खास बात नहीं है, कोई 5-4 रुपये की कोई खास बात नहीं है। तो मुझे इस स्टॉक में भी ऐसा लग रहा है कि ये भी यहीं पे अपना बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। इससे ज़्यादा नीचे जाने की उम्मीद मुझे तो पर्सनली नहीं है। तो अगर पोजिशनल ट्रेड के लिए लेना हो या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लेना हो, दोनों का लेवल मुझे हिंदुस्तान फूड्स एंड
कैंपस, दोनों में मुझे जो है ऐसा लग रहा है कि पोजिशनल ट्रेड के लिए भी ये लेवल अच्छा है और जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा है। अगर मैं इसका RSI आपको दिखाऊं तो आप RSI इसका देख सकते हो। इसका RSI आपको जो है 50 के नीचे ही देखने को मिलेगा, 32, 33, 36। तो आपको जो है 40 के नीचे आपको इसका RSI नज़र आएगा, 30 से ऊपर दिख रहा है। तो RSI के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा बाइंग लेवल है। तो इससे ज़्यादा मैं और क्या कह सकता हूं दोस्तों। आप जो है इस स्टॉक को, हाँ हालांकि रिसेंट लिस्टेड कंपनी है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें, एसेट एलोकेशन कंट्रोल में रखें। हिंदुस्तान फूड्स काफ़ी पुरानी कंपनी है, SRF पुरानी कंपनी है, तो उनमें ज़्यादा एलोकेशन दी जा सकती है। लेकिन ये एक रिसेंट लिस्टेड कंपनी है, कंपनी का ज़्यादा पास्ट रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, लेकिन फास्टेस्ट ग्रोइंग फुटवेयर कंपनी है। तो जो है उस हिसाब से रिलैक्सो से ज़्यादा रिटर्न्स यहाँ पर मिलने की उम्मीद है, लेकिन इसमें रिस्क रिलैक्सो से ज़्यादा है, लेकिन रिवार्ड भी रिलैक्सो से ज़्यादा है। तो आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपनी एलोकेशन 5-7% रिसेंट लिस्टेड कंपनी है, मैक्स टू मैक्स 5% आप दे सकते हो। उसके बाद अगर कंपनी कुछ अच्छा करती है आगे चलकर, तो जो है आप ज़्यादा एलोकेशन इसमें फिर आगे चलकर बढ़ा सकते हो। तो वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा बन चुका है दोस्तों, तो एक आध स्टॉक्स और देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट स्टॉक का नाम है विनाती ऑर्गेनिक्स। ये भी 2 साल से अपने इसी लेवल पे फंसा हुआ है। अगर नीचे के लेवल की बात करूँ तो 1700 का लेवल है, ऊपर के लेवल की बात करूँ तो 2200 का लेवल है। इसी प्राइस रेंज में 2 साल से घूम रहा है। तो अगर 1700 देखो 1750 तक तो अब तो जाने की उम्मीद मुझे पर्सनली नहीं लग रही, क्योंकि 1800 से ऊपर ही लगभग जा चुका है। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसमें जब बाइंग की थी तो मैंने जो है हर लेवल पे बाइंग की है वैसे मैंने तो, लेकिन 1800 के लेवल को टच किया था इसने काफ़ी बार, तो वो अच्छा लेवल था। थोड़ा सा हालांकि ऊपर जा चुका है, लेकिन अगर अभी आप इसका RSI भी चेक करोगे तो RSI अभी भी आपको 50 के नीचे ही नज़र आएगा। तो 50 के नीचे ही RSI है, तो अभी भी बाइंग रेंज में ही कहा जा सकता है, क्योंकि अभी भी भागा नहीं है। हो सकता है कि देखिए दोस्तों, जब रिजल्ट आया था तो मार्केट के एक्सपेक्टेशन को मिस किया था इसने। तो अब Q1 का रिजल्ट देखते हैं कैसा रहेगा। तो लेकिन Q4 के बाद ये भागा नहीं है, इसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है कि Q1 का रिजल्ट इससे थोड़ा बेटर आ जाए, मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट कर दे, तो आपको शायद ये भाव ना मिले। तो तब तक आप क्या कर सकते हो, अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो। लो बिटा स्टॉक है ये, इसको आप जो है अपनी टॉप होल्डिंग्स में भी शामिल कर सकते हो, टॉप 3 होल्डिंग्स में, टॉप 5 होल्डिंग्स में शामिल कर सकते हो। ज़्यादा गिरता नहीं है। हाँ, टाइम करेक्शन आपको ज़रूर देता है, प्राइस करेक्शन तो दे या ना दे, लेकिन टाइम करेक्शन आपको इसमें थोड़ा सा ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा देखो, अगर पीडीलाइट से इसको कंपेयर करोगे आप, तो पीडीलाइट में रिटर्न्स थोड़ा कम मिलेंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको इससे ज़्यादा नज़र आएगी। वो एक B2B कंपनी है, ये वो एक B2C कंपनी है, एंड विनाती ऑर्गेनिक्स एक B2B कंपनी है। तो देखिए दोस्तों, आप चक्कर क्या होता है, देखिए दोस्तों, अगर आप उधार में लेकर नगद में बेच रहे हो, कैश में बेच रहे हो, तो आपके पास कैश फ्लोज होता है। तो पीडीलाइट के पास कैश फ्लोज है, लेकिन बार्गेनिंग पावर होती है अगर B2C कंपनी है, क्योंकि आप जो है कस्टमर के साथ बार्गेनिंग कर सकते हो। लेकिन अगर एक B2B कंपनी है, वहाँ पर आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते। आप उधार में लेते हो और उधार में ही माल बेचते हो, क्योंकि बिजनेस टू बिजनेस आप डील करते हो। एक बिजनेस से आप उधार में माल खरीदते हो, दूसरे बिजनेस को आप उधार में ही बेचते हो। तो आपकी थोड़ी सी कैश फ्लो की प्रॉब्लम यहाँ पर जो है B2B कंपनीज में होती है। तो इसीलिए जो है B2C कंपनी जो है, इनके पास फ्री कैश फ्लो ज़्यादा होता है, इनके हाथ में कैश रहता है, तो इनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए बाजार इनको ज़्यादा वैल्यूएशन देकर चलता है। लेकिन अगर B2B कंपनीज की बात की जाए तो इनके ये जो है उधार में लेकर उधार में ही बेचते हैं, तो इनका जो है, इनके पास फ्री कैश फ्लो की थोड़ा सा कमी होती है, तो इनके पास बार्गेनिंग पावर भी नहीं होती है। तो इनमें थोड़ा सा रिटर्न से थोड़ा सा आपको हो सकता है कि कम मिले। B2C कंपनी में रिटर्न्स आपको कंसिस्टेंसी के साथ मिलते रहते हैं, तो आप उस हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये थे कुछ स्टॉक्स जिनको आप कंसीडर कर सकते हो। स्टॉक्स तो और भी हैं, जैसे इन्फोसिस को भी आप कंसीडर कर सकते हो। इन्फोसिस भी 1300 से नीचे का लेवल जो है, जिसके पास मोटा पैसा है वो ईजिली लगा सकते हो। तो ACI की अगर बात की जाए, आर्चिन केमिकल की बात की जाए, तो उसको भी आप कंसीडर कर सकते
सकते हो। हालांकि रिसेंट लिस्टेड कंपनी है वो, लेकिन ब्रोमाइन में जो है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। ब्रोमाइन या इंडस्ट्रियल साल्ट की अगर बात की जाए तो वो भी एक लो कॉस्ट मटेरियल से जो है अपने प्रोडक्ट बनाती है, अपने केमिकल्स बनाती है, जिससे उसके प्रॉफिट्स के मार्जिन अच्छे हैं। तो आप इन कंपनीज को कंसीडर कर सकते हो। लेकिन ये जो कंपनीज मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, ये जो है काफ़ी अच्छी कंपनीज, काफ़ी ग्रोथ स्टॉक्स इनको कहा जा सकता है। तो आप इनको कंसीडर कर सकते हो। तो वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है। ओके, थैंक यू दोस्तों।